चलो जी, हेडिंग डाल दिया आपने सभी ने, न्यू चैप्टर की, न्यू टॉपिक की। AS7 आपके स्टडी मटेरियल में अगर आप देखोगे तो आपके स्टडी मटेरियल में ये मॉड्यूल 2 में है। आपकी 3 मॉड्यूल्स हैं ना, उसमें मॉड्यूल 2 में आई थिंक आपका चैप्टर 8 का यूनिट 1 होगा। इन केस किसी को स्टडी मटेरियल में देखना होगा तो आपको दिख जाएगा मॉड्यूल 2 में। ठीक है, चलो तो थोड़ा शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। तो फर्स्ट मेरे साथ पहले लिखना शुरू करना, मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमारा AS7 है विच डील्स विथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पहली बात तो वही कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। तो लिखो, थोड़ा जब तक आप सेटल हो रहे हो तब तक थोड़ा थोड़ा मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप भी लिख सकते हो मेरे साथ। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द construction of an asset or combination of assets, comma, closely interrelated or इंटरडिपेंडेंट। तो ये मीनिंग हो गया आपके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का। बाकी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एटसेट्रा। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब जिस पॉइंट की वजह से ये इस पिक्चर में आता है वो लिख लो, इट टेक्स मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इट टेक्स मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज मोर देन 1 ईयर, सिंप्लिसिटी के लिए, that is more than 1 year to complete such contracts। चलो तो पहले इतना लिख लो। लिख लिया? तो देखो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी चीज की कंस्ट्रक्शन से रिलेट करता है, राइट। जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो गई, फ्लाईओवर्स बनते हैं, इसके अलावा डैम्स वगैरह बनते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनकी खूबी क्या होती है, जो जिसकी वजह से मैंने बोला AS7 आपका पिक्चर में आता है, ये टॉपिक पूरा आपका पिक्चर में आता है कि इनको कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। दैट इज मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर लग जाता है कंप्लीट करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज शुरू करा 2-4 महीने में खत्म हो गया। जैसे मैं हमारे यहाँ पे एग्जांपल और दे सकता हूँ, मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट, मेट्रो बनती है तो ऐसा तो नहीं ना कि मेट्रो बननी शुरू हुई और 1 साल के अंदर बन गई, टाइम लगता है बनने को। अब एयरपोर्ट देख लो, हमारा नोएडा का एयरपोर्ट जाने कब से बने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने यहाँ पे नाम दे दिया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेट करते हैं। अब हालांकि आगे करेंगे, बट ये AS क्यों आया है, क्या बताता है ये AS? ये बताता है कि यार देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 1 साल से ज्यादा लगता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में जो काम हो रहा है भाई, उसका रेवेन्यू आता है,
भाई आप काम कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो, इनकम कमा रहे हो, ऐसे ही आप खर्चे भी इनकर कर रहे हो। तो ये बताता है कि आपको अपने रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं, खर्चे कैसे रिकॉग्नाइज करने हैं, और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो पूरा ओवरऑल प्रॉफिट है वो हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना होता है। कि भाई अगर मानो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, 3 साल में काम पूरा होगा, तो उन 3 सालों में आप प्रॉफिट्स कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, प्रॉफिट की कैलकुलेशंस कैसे करोगे, ये एस आपको ये सिखाएगा। तो एक आइडिया लग गया क्या होता है और क्या चीजें मतलब इसमें आपको सीखनी है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो कुछ पहले बेसिक बातें कर रहे हैं, अब नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखो इट इंक्लूड्स। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, फर्स्ट लिखना कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, directly related to construction of asset। तो नीचे इसके ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका है सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट, सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि मैंने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है मैं बिल्डिंग की, वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ही है, ये तो अब समझ में आ गया। लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ चीजें जो इस कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली रिलेट करती है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है। जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, मानो उन्होंने बोला मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया कि मेरे लिए एक बिल्डिंग बना लो, तो जब वो बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो पूरा काम करके देते हैं। पूरे काम का मतलब क्या है कि वो बिल्डिंग तो बनाएंगे ही, लेकिन उसके अगल बगल में जो उससे रिलेटेड काम है वो भी वही करके देते हैं। तो जैसे कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आर्किटेक्ट का, भाई बिल्डिंग बन रही है तो ऐसा तो नहीं ना कि बस ऐसी हवा में कुछ भी बिल्डिंग बना ली, पहले उसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि बिल्डिंग कैसी होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या डिजाइन होगा, वगैरह वगैरह। तो पहले तो हमें आर्किटेक्ट का काम करना पड़ता है कि जो पूरी डिजाइनिंग करता है कि जो भी चीज बन रही है वो कैसे बनेगी, उसके डिजाइन क्या होंगे। तो वो आर्किटेक्ट भी कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्टर ही प्रोवाइड करता है जो आपको काम करके देगा। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले आप कोई दूसरे आर्किटेक्ट को ढूंढ के लाओगे, उससे आप डिजाइन बनवाओगे, फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के उससे काम करवाओगे, ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर ही पूरा काम करके देता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो आर्किटेक्ट को पहले पकड़ के पहले पूरी डिजाइन बनाने पड़ते हैं, प्लान बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकली अथॉरिटीज में जाके उसको अप्रूव कराना पड़ता है। ये सारा काम कौन करके देता है, कॉन्ट्रैक्टर करके देता है। तो ये भी जो रिलेटेड सर्विसेज है, हमने क्या बोला यहां पे, रेंडरिंग सर्विसेज, तो ये भी जो रिलेटेड सर्विसेज हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेट करती हैं, ये भी इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही मानी जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है इट इंक्लूड्स, हम यहां क्लैरिटी ले रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अपार्ट फ्रॉम द बेसिक मेन कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा कुछ और भी रिलेटेड जो काम होते हैं वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही इंक्लूडेड होते हैं। इज द पॉइंट क्लियर। ऐसे एक और पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट एंड रिस्टोरेशन ऑफ environment following demolishing of asset, following demolishing of asset। इसके भी ब्रैकेट में एग्जाम्पल में लिख लो, सिंपल वे में समझ में आ जाएगा, जिससे लिखना demolishing existing building to construct a
न्यू बिल्डिंग इन इट्स प्लेस, इन इट्स प्लेस। चलो तो पहले लिख लो, और फिर देखो क्या लिखा, बस सीधा एग्जाम्पल पे फोकस करना। क्या बोला मैंने, मान लो मेरे को काम ऐसा मिला या मुझे काम ऐसा कराना है कि भाई एक बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मुझे वो बिल्डिंग पूरी तरह से हटा के उसकी जगह नई बिल्डिंग बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, पहले एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ेगा। तो सभी बच्चे डिमोलिश का मतलब समझते हो, तोड़ना पड़ेगा पूरा, उसे गिरानी पड़ेगी बिल्डिंग को। वंस वो गिराने के बाद ही हम उसकी जगह नई बिल्डिंग बना पाएंगे। तो पॉइंट ये कि एक काम आपका अगर देखोगे ब्रॉडली यहां पे दो काम हो गए, एक तो डिमोलिश करने का काम हो गया, और दूसरा जब डिमोलिश हो जाएगा उसकी जगह नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का काम हो गया। तो अगेन बात फिर वही हो गई ना, कंस्ट्रक्शन तो हम समझ ही गए कि भाई जो बिल्डिंग बनाना है कंस्ट्रक्ट करना है वो तो है ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, लेकिन पॉइंट ये है कि अगेन अब जो कॉन्ट्रैक्टर को मैं काम दूंगा वही काम करके देगा। अब ऐसा अगेन ऐसा नहीं है कि मेरे को डिमोलिश कराने के लिए पहले किसी और को पकड़ना पड़ेगा फिर मैं किसी से और से बनवाऊंगा। प्रैक्टिकली क्या होगा, जो बिल्डिंग बनाएगा वही पूरा काम करके देगा A to Z। तो जो डिमोलिश करने का काम है वो भी मेरा कॉन्ट्रैक्टर ही करके देगा। तो ये जो रिलेटेड काम है ये भी किसका पार्ट बनेगा, मतलब ये पूरा ही पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये बस एक अगेन क्लैरिटी है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये रिलेटेड चीजें भी इंक्लूडेड है, ये AS नहीं बता रखा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इज द पॉइंट क्लियर? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बस स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, बस क्लियर रहना चाहिए। अब हम जब AS7 की बात कर रहे हैं, AS7 ये किस पे अप्लाई होता है? AS7 अप्लाइज टू, तो लिख लो AS7 अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है बताओ? कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? मान लो मैं हूं, मैंने एक कंपनी है, मान लो XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनको काम दिया, मैंने बोला यार मेरे लिए बिल्डिंग बना के दो, मुझे बिल्डिंग बना के देना, ये मेरा काम है। तो मुझे पार्टीज आइडेंटिफाई कर लो, ये मैं हो गया, सपोज मैंने मी लिख दिया, और एक कंपनी हो गई XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो कौन कॉन्ट्रैक्टर है यहां पे? इन दोनों में से मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं कि XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्ट्रैक्टर है? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टर है। समझ में आ गया? ये कॉन्ट्रैक्टर है, और मैं कौन हो गया? मैं कौन हूं? तो मैं हो गया कॉन्ट्रैक्टी। कौन हो गया? कॉन्ट्रैक्टी। सिंपल वे में आई एम सिंपली स्पीकिंग अ कस्टमर। मैं क्या हूं? कस्टमर हूं, क्लाइंट हूं, कुछ भी बोल लो आप। समझ में आ गया? तो ये AS किस पे लग रहा है? क्या मेरे पे लग रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टी पे लग रहा है? कस्टमर लगा रहा है AS7? नहीं, AS7 किस पे लगता है? कॉन्ट्रैक्टर पे। तो पॉइंट अगेन वही है ना, ये काम जो करके दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर करके दे रहा है, तो इस काम से प्रॉफिट भी किसको होगा? कॉन्ट्रैक्टर को होगा। तो ये AS7 कॉन्ट्रैक्टर को सिखा रहा है कि ऐसे कामों में आपको अपना प्रॉफिट वगैरह कैसे रिकॉग्नाइज करना है। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस AS। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बस मतलब मुद्दे की चीज ये थी कि ये AS कॉन्ट्रैक्टर पे लगता है, कॉन्ट्रैक्टी पे नहीं लगता। तो मैं आगे इस कारण से ब्रैकेट में अब लिख लेता हूं दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टी। ये क्लियर रहना चाहिए, कल को पता लगे यही नहीं समझ में आ रहा हो कि AS7 लगा किसके रहे हो, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये तो आप पहले क्लियर होना चाहिए कि AS7 किसके लिए है। ओके, चलो हो गया था यहां तक नोटिंग वोटिंग? चलो तो नेक्स्ट अब हेडिंग डालो। हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते करते फिर हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन पे ऑफ कोर्स आएंगे। तो आप हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, इसलिए कोई भी चीज हल्के में नहीं लेनी। चलो, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दो प्रकार के होते हैं।
तो इसके नीचे दो बाइफर्केशन बड़े बड़े निकालना ताकि हम उसी के नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना, इन्हीं के नीचे लिख लेंगे हम लोग। तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो आई थिंक सो नाम से काफी क्लियर हो रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप ट्राई करना चाहोगे दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कोई एक में जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस समझ के क्या होता है कि मैंने अगर किसी को बोला मेरे को एक बिल्डिंग बना के देनी है, तो एक जगह क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर सीधा मुझे मुंह फाड़ के बोल देगा देखो इस काम में लगेंगे आपके 25 लाख रुपए, है ना, वो सीधा बोल देगा, दाम बता देगा कि पूरे काम में सब करके दूंगा, 25 लाख के अंदर ही पूरा काम आपको करके दूंगा, बिल्डिंग बना के दूंगा, अंदर सब कुछ फर्निशिंग करके दूंगा, सब कुछ करके दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डाल के दूंगा, सब कुछ करके दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वही कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अभी लिख तो लेंगे बट लगाते दिमाग नाम से क्योंकि क्लियर हो रहा है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्टर हमें सीधा एक प्राइस नहीं बोलेगा, वो कहेगा कि देखो आपके काम करने में जो भी कॉस्ट आएगा उस पे मैं अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली ना, आप कॉन्ट्रैक्टर काम तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है ना, वो ये तो नहीं कह सकता भाई जितनी की लागत आएगी उतना ही प्राइस आपसे लूंगा, तो कॉन्ट्रैक्टर का क्या फायदा हुआ। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा कि जितनी भी आपके काम में कॉस्ट आएगी, मटेरियल की कॉस्ट आएगी, लेबर की कॉस्ट आएगी, फलाना कॉस्ट आएगी, दुनिया भर की कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट के साथ मैं उस पे ऊपर अपना कुछ कट, बोलते हैं ना देसी भाषा में बोलते हैं, अपना कट ऐड कर दिया, तो अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूंगा, तो वो आपका प्राइस बन जाएगा। तो बस ये डिफरेंस हो गए दोनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में। प्रैक्टिकली वैसे अगर मैं बताऊं, प्रैक्टिकली ज्यादातर फिक्स्ड प्राइस चलते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा ना, अगर आप किसी से काम करवाओगे और बोलेगा भाई जो भी आपकी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर मार्जिन लूंगा, तो आपको एक टेंशन रहेगी ना, अरे पता लगे पता नहीं कितनी कॉस्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्टर्स फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ही लेके चलते हैं, वो पहले से प्राइस सेट कर देते हैं, ठीक है। बट यस, दोनों में से हो कोई भी सकता है। तो बस अब ये बात लिख लो, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है लिख लो, इसमें लिखना contractor agrees to a fixed price of the contract, या फिर और a fixed rate per unit, fixed rate per unit, मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप मानो कोई फ्लाईओवर बना रहे हो, है ना, या कोई ब्रिज बना रहे हो, तो आपने बोला कि हम ना पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे, जितने भी किलोमीटर का ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, रोड बनानी है, जो भी काम करना है उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड रेट पर यूनिट हो गया, या तो ओवरऑल फिक्स्ड प्राइस ही हो गया कि पूरे काम का जैसे मैंने बोला 25 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। फिर लिखना इसके नीचे ऐसे एरो ही बनाओ और लिखो अभी बस लिख लो, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा ये क्या होता है। इट मे और मे नॉट बी सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्लॉज बनता है, स्पेशली फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स में एप्लीकेबल होता है, एस्केलेशन क्लॉज। तो इट मे और मे नॉट बी सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, एक मतलब एक टेक्निकल वर्ड हो गया यहां पे आपका। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्केलेशन क्लॉज? एस्केलेशन क्लॉज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, है ना, कस्टमर की तरह मत सोचना, कॉन्ट्रैक्टर की तरह सोचना। तो एक बात बताओ, जब मैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, मैंने जैसे बोला कि मैंने किसी को बोला कि मैं आपकी बिल्डिंग 25 लाख रुपए में बना के दूंगा, राइट। तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर बताओ इसमें क्या रिस्क है मेरा बहुत बड़ा। हाँ भाई, अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर प्राइस बोल रहा है तो ऐसा तो नहीं ना कि बस तुक्का मार दिया, मन में जो फिगर आ गई बोल दिया, कुछ तो सोच समझ के बोल रहा होगा।
भाई कॉन्ट्रैक्टर जब इस धंधे में है तो उसे भली बात ही पता है कि मटेरियल के क्या प्राइस चल रहे हैं, लेबर के क्या दाम चल रहे हैं, कितना खर्चा आता है, क्या आता है, इतना मालूम होता है कॉन्ट्रैक्टर को। तो वो सब चीजें कंसिडर करके ही वो प्राइस सेट करते हैं। बट अब एक चीज जो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता होगी वो क्या, कि कल को यार अभी तो मेरे को जो मटेरियल के प्राइस पता है, मैंने उसके हिसाब से प्राइस सेट करा है, कल को अगर मटेरियल की प्राइस बढ़ गई तो, या कल को अगर लेबर की दाम जो है वो बढ़ गए तो, या कुछ और खर्चे बढ़ गए तो अगर खर्चे मेरे एंटिसिपेशन से ज्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत क्या हो सकती है कि मेरे को फिर नुकसान हो सकता है। मैंने तो एक प्राइस फिक्स कर दी है, अब खर्चे बढ़ गए तो मेरा नुकसान हो सकता है कि मेरे खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, मेरा फायदा कम हो जाएगा। तो इसीलिए फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एस्केलेशन क्लॉज ऐड कर दिया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर मटेरियल का दाम एक पर्टिकुलर परसेंटेज से या रेट से बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर मानो मार्केट में मटेरियल का दाम 20% से ज्यादा हो गया तो फिर ये जो इंक्रीमेंट है, ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ना, वो हम इसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। दिस इज नोन एज एस्केलेशन क्लॉज। समझ में आ गया एस्केलेशन क्लॉज होता है क्या? अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये सिर्फ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलिवेंट है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्यों नहीं है? हाँ, कॉस्ट प्लस में तो प्राइस फिक्स है ही नहीं ना। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में तो प्राइस किसके हिसाब से सेट होगी? वो तो कॉस्ट जो एक्चुअली में इनकर होगा उसके हिसाब से होगी। अब चाहे मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कॉस्ट आती है 10 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं 20% प्रॉफिट लूंगा, तो बताओ 10 लाख की कॉस्ट में 20% प्रॉफिट कितना बन गया? 2 लाख बन गया। तो मैं बोल दूंगा कि मेरी प्राइस इस केस में कितनी हो जाएगी? 12 लाख। लेकिन मान लो 10 लाख की जगह कॉस्ट बढ़ के मटेरियल के दाम बढ़ने की वजह से कॉस्ट मानो 10 लाख की जगह 15 लाख हो गई, तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या फर्क पड़ता है? वो कहेगा मेरा तो भाई प्रॉफिट मार्जिन है, मेरे को तो अपनी कॉस्ट पे प्रॉफिट मार्जिन कमाना ही है, तो कॉस्ट कितनी भी होगी उसमें मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने वाला हूं। तो यहां पे प्राइसेस बढ़ने का कोई रिस्क नहीं है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने ये चीज कहां पे डाली है? फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में डाली है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो इसीलिए अब आ जाओ फिक्स, ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में भी अब लिख लो सारी बातें। तो लिखो इसमें कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स्ड द कॉस्ट डिफाइंड प्लस अ फिक्स्ड percentage of fee oblique profit। बस दैट्स इट। और इसलिए नाम क्या पड़ गया? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर हो गए दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? चले आगे, नोटिंग कर रहे हो साथ साथ? चलो जी, तो आओ नेक्स्ट टॉपिक, हल्का हल्का प्रैक्टिकल पोर्शन पे धीरे धीरे जाना है। हाँ, नहीं लिखा था अभी क्या? ओके, लिख लो। नीचे की लाल पेन से जो भी हरकतें करता हूँ वो आप मत करना, आपको बस मेन ब्लैक पेन से जो लिखता हूँ ना वही लिखना होता है। ठीक है, हटा दूं? ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन, इस एक इकलौते टॉपिक से अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन है भी आपके पास और पेपर में आ भी जाता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले एक आइडिया दे दिया कि इस एएस में आपको सीखना क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉफिट्स कैसे निकालेगा। ठीक है, तो लिखो मत, 2 मिनट में आपको बस एक जस्ट थोड़ी सी प्री कंडीशनिंग कर लूँ माइंड की। मुझे बताओ, जब मैं आपसे सिंपली पूछता हूं तो प्रॉफिट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? प्रॉफिट क्या बोलोगे आप? सिंपली बोलूं तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? अपनी सेल्स में से, हाँ, कॉस्ट। यस, जो वर्ड मैं एक्चुअली यूज करना चाह रहा था आपने यूज कर लिया, वो है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यही होता है ना। तो अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रॉफिट निकालना चाहता हूं तो मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू और एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट। तो मोटे मोटे तौर पे दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो पहली मेरी जो 2 डिस्कशन पता है किस पे रहेगी? सिर्फ पहली रहेगी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कैसे निकालना है, और दूसरा क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट।
अगेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में हमें क्या क्या कॉस्ट लेने हैं, ठीक है। वंस ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर देखेंगे कि भाई फिर अल्टीमेटली हम प्रॉफिट्स कैसे निकाल के रिकॉग्नाइज करते हैं वगैरह वगैरह। समझ में आ गया? तो अब आइडिया लग गया। इसलिए मेरा पहला टॉपिक क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। चलो जी, तो इसमें फॉर्मूला फॉर्म में लिखना आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकलता है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ अंग्रेजी नहीं लिखनी है, आपको ये लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या लेना है, क्या जोड़ना है, क्या नहीं हटाना है, वट एवर। तो सबसे पहले लिखो इसमें इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पर कॉन्ट्रैक्ट। शादी नहीं है ये, फंक्शन चल रहा है किसी की श्रद्धा। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ऐड करना होता है इसमें रेवेन्यू अराइजिंग ड्यू टू एस्केलेशन क्लॉज। बेसिकली देखो ये हम फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बना रहे हैं फॉर्मूला, है ना, क्योंकि पेपर में जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिक्स्ड प्राइस के ही आते हैं, है ना, वो नहीं आता कॉस्ट प्लस वाला एज सच। तो इसीलिए उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो पहले मैंने बोला इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बोला था 25 लाख रुपए, वो मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। फिर मैंने आपको क्या बोला था, एस्केलेशन क्लॉज के बारे में बताया था कि अगर एस्केलेशन क्लॉज के हिसाब से मटेरियल वगैरह की कॉस्ट बढ़ जाती है तो जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, जितनी भी कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है, वो भी हम लोग अपने प्राइस में ही ऐड कर देते हैं। तो इस कारण से अगर एस्केलेशन क्लॉज की वजह से कुछ ऐड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरी रेवेन्यू को बढ़ा देता है ना। अगर 25 लाख का प्राइस था और एस्केलेशन क्लॉज के चलते मेरा 2 लाख उसमें मैंने और ले लिया तो अब मेरा रेवेन्यू 27 लाख का हो गया। तो ये वैसी चीज हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए एस्केलेशन क्लॉज की वजह से जो भी एडिशन हो रही है प्राइस में वो मेरे रेवेन्यू में ऐड हो जाता है, राइट। इसी तरह से अगली चीज जो इसमें ऐड होती है जिसको हम बोलते हैं क्लेम्स। क्लेम्स, अब क्लेम्स का मतलब आप साथ साथ यही लिख लो, तो ये लिख लेना जैसे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं। क्लेम्स क्या होते हैं? देखो, लॉसेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टी, losses due to contractee, for example delays caused by contractee or due to contractee's errors। तो ये क्लेम्स होता है, पहले लिख लो और फिर बताओ क्या होता है क्लेम्स। क्या समझ में आया देख के कि क्लेम्स का मतलब क्या होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टी ने पे करने में डिले नहीं करा, कॉन्ट्रैक्टी की वजह से काम में कुछ नुकसान हो गया। उदाहरण के तौर पे मैंने कॉन्ट्रैक्टी को बिल्डिंग बनवा के देना था तो मैंने उसको बिल्डिंग से रिलेटेड खिड़की के, दरवाजे के कुछ डिजाइन भेजे। अब मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टी को कि जल्दी से मुझे डिजाइन सेलेक्ट करके बताओ, या मुझे पेंटिंग करनी है, पेंट का कलर सेलेक्ट करके बताओ। अब कॉन्ट्रैक्टी ने लगा दिया कई दिन। अब इस चक्कर में क्या हुआ, मेरी लेबर खाली बैठी रही, वो इंतजार कर रही थी। अब लेबर खाली बैठी रही तो वो तो मेरे से दिहाड़ी लेगी ना, वो तो मेरे से दिहाड़ी लेगी, वो क्यों अब खाली पीली बैठी रहेगी। तो पॉइंट ये कि कॉन्ट्रैक्टी की डीले की वजह से मुझे फालतू में लेबर्स को दिहाड़ी देनी पड़ गई, वेजेस पे करने पड़ गए। तो ये किसकी गलती है? क्या मेरी गलती है? नहीं, ये किसकी गलती है? कॉन्ट्रैक्टी की। तो एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टी की वजह से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, तो वो हम कॉन्ट्रैक्टी से अलग से लेंगे, विच इज फेयर। अगर आप सोचोगे सही है, गलत है, ये सही है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है पहले कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कि कुछ काम ऐसे करो तो हमने उसके हिसाब से करा, फिर उसने माइंड चेंज कर दिया, नहीं 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 ऐसे नहीं, इसको चेंज करो, तो मुझे उसको भी वापस चेंज करना पड़ा। अब चेंज करने में कुछ खर्चे करने पड़ेंगे भाई। डिजाइन का एग्जांपल ले लो या पेंट का एग्जांपल ले लो। पहले कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कि लाल कलर का पेंट लगाना, फिर उसने बोला नहीं नहीं लाल अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज करो, इसमें नीला पेंट करो। तो कितना काम होगा भाई? काम बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का। तो अब क्या कॉन्ट्रैक्टर लेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं भाई तुम्हारी वजह से गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से ये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना। तो इस कारण से
अगर कॉन्ट्रैक्टी की वजह से कुछ एक्स्ट्रा नुकसान होता है तो वो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्टी से उसके प्राइस में ऐड करके क्लेम करते हैं, राइट। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्लेम्स हम लोग ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया? चलो ऐसी नेक्स्ट लिखो प्लस, और क्या ऐड होता है? लिखो इंक्रीज इन, नहीं वो आ गया एस्केलेशन क्लॉज के अंदर, इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ड्यू टू इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो देखो इसका एग्जाम्पल ना ब्रिजेस के केस में मैं दे सकता हूं। मान लो हम एक फ्लाईओवर बना रहे थे, हम एक कस्टमर के लिए फ्लाईओवर बना रहे थे, हम किसी के लिए, और हमने प्राइस सेट जो करके दिया था उसको, वो हमने फॉर एग्जांपल दिया था, ऐसी कुछ भी ले लेते हैं, 5 लाख रुपए का हमने प्राइस सेट करा था कॉन्ट्रैक्ट का। अब वो हमने सेट करा था, हमें लगा था यार फ्लाईओवर सीधा सीधा बनेगा, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल सीधा सीधा चलता रहेगा। लेकिन जब एक्चुअली काम करने पे आए, जब एक्चुअली में काम करने पे आए, तो यहाँ पे बीच में फ्लाईओवर सीधा सीधा बनते बनते हमें पता लगा अरे यहाँ तो कुछ घर बने हुए हैं, कुछ लोगों के घर बने हुए हैं, और ये घर अपना छोड़ नहीं रहे हैं, है ना। अगर मुझे यहाँ बनाना है तो इनके घर तोड़ने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, पर वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ा? फ्लाईओवर को यहाँ से घुमा के ले जाना पड़ा, ऐसे करके यू करके घुमा के ले के जाना पड़ा, है ना। या फिर मान लो बीच में जंगल था, पेड़ थे, वॉट एवर, बट पॉइंट है कि हमारे को क्या करना पड़ा कि इस वजह से अपना प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा। तो जब मैं अब फ्लाईओवर घुमा के लेके जाऊंगा तो क्या आपको फील हो रहा है कि जितने किलोमीटर मैंने ओरिजिनली सोचे थे बनाने पड़ेंगे उससे ज्यादा बढ़ जाएगा किलोमीटर, है ना। तो इसका मतलब मेरा यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ गया। भाई यही तो यूनिट ऑफ आउटपुट है अगर मैं अपने इस एग्जाम्पल में लूंगा तो अब मुझे बताओ, जब यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ा, अब इसमें गलती किसकी? क्या मेरी गलती है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की गलती है? नहीं, बट कॉन्ट्रैक्टर का यहां पे भी एक नुकसान होगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती नहीं है, इसलिए मैं इसको क्लेम्स के अंदर नहीं दिखा रहा, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं। लेकिन गलती किसी की नहीं है, लेकिन एज अ फेयर थिंग, भाई अगर मुझे किलोमीटर ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं तो फिर अब मुझे बताओ, क्या मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में एडिशन करूंगा? मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दूंगा? बढ़ा दूंगा। तो बस इसीलिए ये भी चीज हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर आपके यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ गए फॉर एनी अनफोर्सीन रीजंस, तो उसकी वजह से जो भी इंक्रीज होता है वो भी हम लोग रेवेन्यू में ऐड कर देते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इससे हल्का फुल्का मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वो अलग से लिख रहे हैं। दैट इज प्लस या माइनस दोनों भी हो सकता है, वेरिएशंस इन स्कोप ऑफ वर्क। प्लस या माइनस वेरिएशंस इन स्कोप ऑफ वर्क। सॉरी, वेरिएशंस इन स्कोप ऑफ वर्क क्या मतलब है? वेरिएशंस का यहां पे क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशंस? फिर से वही बात। अब चलो बिल्डिंग का एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने ओरिजिनली जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने बोला था आपको 3 फ्लोर्स बनाने हैं, मान लो बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स बनाने हैं, ठीक है। लेकिन जब काम होने लगा बीच में मेरा मन चेंज हुआ, मैंने बोला यार 3 फ्लोर नहीं, अब 5 फ्लोर बनाने हैं, मतलब 2 फ्लोर्स एक्स्ट्रा और बनाने हैं। तो अब मुझे बताओ, काम का जो स्कोप था वो बढ़ गया? क्या आप कॉन्ट्रैक्टर का इसकी वजह से खर्चा भी बढ़ेगा? पहले वो 3 फ्लोर बना रहा था, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर ने जो ओरिजिनली प्राइस बोली होगी वो तो 3 फ्लोर के हिसाब से सोच के बोली होगी। अब कॉन्ट्रैक्टर ने स्कोप चेंज कर दिया काम का, उसने बोला 3 नहीं 5 फ्लोर बन रहे हैं। तो अब बताओ कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना चाहिए? क्या क्या प्राइस बढ़ानी चाहिए उसको कि भाई आपके अब 2 फ्लोर ज्यादा बनेंगे तो आपकी प्राइस बढ़ जाएगी? यस, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अच्छा, क्या उल्टा भी हो सकता है कि पहले कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था 5 फ्लोर बनाने, बाद में उसने बोला नहीं 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 5 नहीं 3 फ्लोर काफी है? हाँ, तो ये ऐसा वेरिएशन भी हो सकता है, यानी काम का स्कोप बढ़ भी सकता है, काम का स्कोप कम भी हो सकता है। तो काम का स्कोप अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? वो प्राइस बढ़ा देगा। वहीं लेकिन काम का स्कोप कम हो रहा है तो भाई फेयर चलो ना, ऐसे थोड़ी कि काम बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ा रहे हो, काम कम हो रहा है तो बैठे हुए चुपचाप, राइट?
हाँ अब इसी पे आ रहा था, बताओ। मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के ढंग से ऐसे दिया। अब दोनों में एग्जाम्पल में मेरे क्या फर्क था? पहले वेरिएशन समझ में वैसे आ गया। हाँ मैंने क्या बोला भाई, मेरे एग्जाम्पल में बहुत माइन्यूट डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था दोनों पॉइंट्स में? वेरिएशन में किसने वेरिएशन कराई थी? कॉन्ट्रैक्टी ने कराई थी। लेकिन जब यहां पे जब इंक्रीज इन यूनिट ऑफ आउटपुट हुआ, यहां पे क्या हुआ? यहां क्या कॉन्ट्रैक्टी ने बढ़वाया? नहीं, वो तब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई अनफोर्सीन, जिसकी वजह से बढ़ाना पड़ गया। समझ में आ गया? तो मैंने इसलिए पहले ही लिखते हुए बोला था दोनों हल्का फुल्का मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल ही ऐसे आपको बताए कि वो डिफरेंस। हाँ हाँ, तो अब किसी के मन में ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा सर इन दोनों पॉइंट्स में क्या फर्क है? मिलते जुलते पॉइंट्स है, बट हल्का सा फर्क समझ में आ गया कि वेरिएशन कब आता है और सिंपल इंक्रीज इन यूनिट ऑफ आउटपुट कब हो रहा है। यस सर, समझ में आ गया। ओके, तो चले आगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। नेक्स्ट लिखो इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स टू कॉन्ट्रैक्टर, ये भी ऐड करना है। इंसेंटिव्स टू कॉन्ट्रैक्टर, ये भी हमको प्लस करना है, ऐड करना है। तो इंसेंटिव्स का मतलब क्या हुआ? मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि मेरे लिए एक बिल्डिंग बना के दो। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला बिल्डिंग बनाने में मान लो लग जाएंगे 1.5 साल लग जाएंगे। मतलब 1.5 साल मतलब कितना हो गया? 1 ईयर 6 मंथ्स, है ना? तो कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे ऐसे बोला। मैंने बोला कॉन्ट्रैक्टर भाई अगर तुम मान लो यही काम 1 साल 6 महीने में ना करके 1 साल 2 महीने में करके दे दो, कम समय में करके दे दो, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस वोनस दे दूंगा, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। तो ये क्या है? हाँ, जो भी दे रहा है, मतलब पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्टी लालच दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को कि अगर आप कम समय में काम करके दोगे तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे दूंगा, एक्स्ट्रा पे करूंगा, वॉट एवर। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? इंसेंटिव। समझ में आया कि नहीं आया इंसेंटिव का मतलब? ठीक है, फिर बस लास्ट चीज माइनस कर लो, पेनल्टीज। पेनल्टीज दैट इज डिले बाय कॉन्ट्रैक्टर। ऊपर का एकदम उल्टा, ऊपर का एकदम उल्टा हो गया, इंसेंटिव का उल्टा। तो मैंने अब कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोल रखा था कि 1.5 साल का काम अगर आप पहले करके दोगे तो आपको इंसेंटिव दूंगा। लेकिन कहते हैं ना इंग्लिश में, इट इज अ 2 वे स्ट्रीट। अगर यही लेट कर दिया काम में तो मैं शांत नहीं बैठूंगा, फिर मैं आपसे पेनल्टी लूंगा। पेनल्टी का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान। कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब पेनल्टी मीन्स व्हाट? कि मैं आपकी प्राइस कम कर दूंगा, प्राइस आपकी गिरा दूंगा। इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ? कि आपकी प्राइस बढ़ा दूंगा। इसी कारण से इंसेंटिव मैंने क्या किया है? प्लस किया है, और पेनल्टीज को क्या किया है? माइनस किया है। समझ में आ गया? तो बस इतनी बड़ी कथा, प्लस माइनस करते चलो। ये सब कर कराने के बाद आपका फाइनल जो आंसर आएगा, बताओ हम क्या निकाल रहे थे? भूल रहा तो नहीं कोई? हाँ, ये हम निकाल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो ये सब कर कराने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। टर्म्स जितने भी यहां पे यूज करे सारे टर्म्स क्लियर है। कोई ऐसा टर्म तो नहीं जो समझ में नहीं आया हो? ठीक है, चलो। तो बिफोर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लिख करवाऊं आपको, छोटे छोटे 1-2 नोट लिख दो आप, पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हैं या पॉइंट्स टू बी अवेयर अबाउट। तो नोट लिखना, नोट नंबर 1। तो पहला लिखना, ये सब एएस ने बोला है, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये एएस बोल रहा है सब कुछ। तो लिखो क्लेम्स आर इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। Claims are included in contract revenue when it is probable
that customer will accept the claim and claims can be measured reliably. पुराने जो बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा क्लिक करेगा ये पॉइंट। मतलब ये है कि जब आप सर्टेन सिंपल वे में क्या बोल रहा है वो कह रहा है क्लेम्स। क्लेम्स याद है क्या था? क्लेम्स याद है क्या थे? ये वाले क्लेम्स थे, नुकसान। तो क्लेम्स के बारे में कह रहा है कि आंख बंद करके मत ऐड कर दो, ये मेक श्योर कर लो कि कस्टमर जो है वो क्लेम्स को एक्सेप्ट करेगा। पता लगे उसी को लेकर आपके लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर अनसर्टिनिटी होगी ना कि क्लेम आप रिकवर कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप श्योर हो कि कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर लेगा, प्लस ये क्लेम का अमाउंट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। कई जगह कर चुके हैं हम लोग, है ना, पुराने बच्चों ने कई जगह कर रखा है, एसेट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, AS10 AS2 इन सब में कर रखा है आपने। ठीक है, तो पॉइंट वही है कि अगर आप सर्टेन हो कि क्लेम आपको मिल जाएगा और उसको आप मेजर कर सकते हो रिलायबली, तभी आप क्लेम्स को ऐड करना। ठीक है ना, तो प्रूडेंस की बात हो रही है, आपको फील हुआ? ये कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है? ये प्रूडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इट इज अ सिमिलर थिंग, मतलब प्रूडेंस की बात है बेसिकली यहां पे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखो, इंसेंटिव्स। तो लिखो इंसेंटिव्स आर इंक्लूडेड इन contract revenue when it is probable that specified performance standards will be met or exceeded, कॉमा, और फिर बाकी वही चीज, and such incentive can be, क्या लिखूंगा बताओ आगे, can be measured reliably, can be measured reliably. That's it, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू खत्म। तो इंसेंटिव्स की एक बात करी मैंने और क्लेम्स की एक बात करी, और दोनों जगह देखा जाए तो बात का मतलब जो एसेंस है वो सेम ही है, सर्टेनिटी, प्रूडेंस, दोनों जगह एक ही बात कह रहे हैं। तो कह रहा हूं मैं कि भाई अब इंसेंटिव्स को याद करो। इंसेंटिव्स में मैंने क्या एग्जांपल आपको दिया था कि 1.5 साल का काम मानो आप 1.5 साल से पहले खत्म कर दोगे तो फिर इंसेंटिव मिलेगा। तो भैया मैं ऐसे नहीं कि आंख बंद करके इंसेंटिव ऐड करूं, पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा, आई हैव टू बी श्योर कि जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट करा है, जैसे कि टाइम से पहले खत्म करने का स्टैंडर्ड, वो मीट होगा भी कि नहीं होगा, पहले ये चेक करो। ऐसा तो नहीं कि 1.5 साल का काम आपको अंदर से पता है कि अरे काम में 1.5 साल तो लग ही जाएंगे, फिर भी आप जबरदस्ती इंसेंटिव को ऐड कर रहे हो। समझ में आ नहीं मेरी बात? तो इंसेंटिव सिर्फ कब ऐड करना है? अगर आप ये इंश्योर कर सकते हो कि जो भी स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, क्या मतलब है यहाँ पे स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो भी कंडीशन डाली है इंसेंटिव्स कमाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टी ने जो भी कंडीशन डाली है, मेरे एग्जांपल में हो गया कि टाइम से पहले खत्म करने वाली कंडीशन, वो मीट होगी। अगर ये बात के लिए आप श्योर हो तो ही इंसेंटिव्स ऐड करना, वरना मत करना, है ना। और बाकी वही है कि इंसेंटिव कैन बी मेजर्ड रिलायबली। भाई कितना अमाउंट ऐड करना है वो अमाउंट पता तो होना चाहिए ना, जब अमाउंट ही नहीं पता होगा, हाँ जो भी है वो व्हाटएवर, लेकिन पॉइंट है कि जो भी अमाउंट लेना है वो आप इजीली या रिलायबली मेजर कर सकते हो तो ही आप ऐड करोगे। तो दोनों भी पॉइंट कहीं ना कहीं किससे डील कर रहे हैं? सर्टेनिटी से, प्रूडेंस से डील कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है,
तो बस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के ऊपर यही डिस्कशन है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करोगे, ये एग्जाम क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा। तो आपके स्टडी मटेरियल आपके पास है तो वहां से देख लो, नहीं तो यहां से देख लो, बट यस दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन। तो जिसके पास बुक ना हो टेंशन मत लो, यहां से फोटो खींच लो, बाकी यहां से देखते रहो। तो प्योरली इसी चर्चा के ऊपर, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के ऊपर आपका ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ऐसा एक ही क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से अच्छे से करना। ले ली फोटो जिसको भी लेनी थी, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं क्योंकि अब चलो तो पढ़ो क्या कह रहा है। वो कहता है ए बी कॉन्ट्रैक्टर्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2021 विद XY टू कंस्ट्रक्ट अ 5-storied बिल्डिंग। तो पहले तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्टर कौन है, हालांकि चलो नाम में उन्होंने लिख तो दिया वैसे। हाँ, ए बी कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर हो गया और XY कौन हो गया, कॉन्ट्रैक्टी हो गया। ठीक है, अच्छा, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ए बी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन 3 years। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा काम पूरा होने में, 3 साल लगेगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। तो देखो साफ साफ लिखा है फिक्स्ड प्राइस 5 करोड़। फिक्स प्राइस मतलब ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने बोला ही था, मतलब वो आता ही यही है हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह में। ठीक है, दिस इज अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। फिर मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। ये क्या है, ये है आपका एस्केलेशन क्लॉज। बट अंग्रेजी पढ़ के पहले बताओ लिखा क्या है, मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज। नहीं, अगर 1 करोड़ रुपए का मटेरियल एस्टिमेट कर रहे हैं तो अगर रेट बढ़ेगा तो 1.20 के ऊपर नहीं जाऊंगा। हाँ यस भाई, इंक्रीज तो कितने भी रुपए का हो सकता है या कितने भी % का हो सकता है, बट हमने बोला है या कॉन्ट्रैक्टी ने बोला है सिर्फ मैं मैक्स टू मैक्स 20% तक की इंक्रीज को कवर करूंगा। तो अगर एक्चुअली इंक्रीज मानो 30% हो गया तो मेरे से पूरा 30% मत मांगना, मेरे से सिर्फ कितना मांगना, 20% मांगना। तो एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी, कैप लगा दी कि आप कितनी की इंक्रीज को एक्चुअली कवर करोगे। ठीक है जी, ऐसी लेबर में भी ये भी एस्केलेशन है। देखो लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। तो समझ में आ गया आप ये क्या अप टू 30%, मतलब ये भी सेम थिंग कि जितनी भी वेजेस में रेट में इंक्रीज होगा हम सिर्फ 30% तक का इंक्रीज मीट करेंगे। तो अगर एक्चुअली में मानो डबल हो गया रेट, 100% से बढ़ गया, तो पूरा मत मांगना मुझसे, मुझसे सिर्फ कितना मांगना, 30% मांगना। ठीक है, अच्छा, इन केस ए बी इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इज इन लेस देन 2 years and 10 months, इट विल बी एंटाइटल्ड फॉर एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 50 लाख रुपीज। ये इंसेंटिव दिख गया आपको, इंसेंटिव है, साथ साथ लिखा हुआ है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा है कि अगर आप 2 साल 10 महीने से जल्दी खत्म कर दोगे तो आपको 50 लाख रुपए का मिल जाएगा इंसेंटिव। लालच दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को। हाउएवर इन केस द कंस्ट्रक्शन इज डिलेड बियॉन्ड 3 years and 2 months, XY विल चार्ज अ पेनल्टी ऑफ 20 लाख रुपीज। तो देर करोगे तो 20 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। At the start of the contract, AB has a reason to believe that construction will be completed in 2 years and 8 months. आगे की लाइन का कोई रेलिवेंस नहीं है, आप सिर्फ यहां तक पढ़ो और मुझे बताओ। अभी जब इंसेंटिव का एक नोट लिखवाया था आपको, सर्टेनिटी होनी चाहिए, मेजर्ड रिलायबली। मेजर्ड रिलायबली तो क्लियर हो गया, तो साफ साफ लिखा है 50 लाख रुपए। क्या सर्टेनिटी है आपके स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? आप स्टार्ट में क्या सोच रहे हो कि भाई 2 साल 8 महीने में काम खत्म हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या आप इंसेंटिव कमा लोगे? हाँ, तो इसीलिए यहां पे क्या आप इंसेंटिव ऐड कर सकते हो? कर सकते हो, बस ये पॉइंट है। अज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन वाज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 2 years 9 months। चलो वॉट एवर, एक्चुअल में 2 years 9 months में हो गया तो भी क्या इंसेंटिव कमा लिया? कमा लिया, हालांकि इसका कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। अच्छा, अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो रही है। ये वाले 2 पैरा बड़े अच्छे पैरा हैं। वो कह रहे हैं लेबर कॉस्ट वॉज ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू बी 1.2 करोड़ बेस्ड ऑन इनिशियल मिनिमम वेजेस, हाउएवर द कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 25%। बताओ जी, आपने कितनी तक की लेबर की कॉस्ट में इंक्रीज को माना था?
30, एक्चुअल में कितनी इंक्रीज हुई है 25, तो क्या ये पूरा 25% मीट कर देगा? हाँ, ये पूरा 1 करोड़ 20 लाख पुराना एस्टिमेट था, प्लस 25% कर देंगे। प्लस नहीं करना है, हमें सिर्फ इंक्रीज को ऐड करना है, सिर्फ 25% वाले पार्ट को ऐड करना है ना, ओरिजिनल वाला तो ऑलरेडी ओरिजिनल प्राइस। 5 करोड़ ऐड करेंगे, नीचे प्लस 25% ऐड कर देंगे। हाँ, यस यस यस, करेक्ट। ऐसे अब नीचे, ये तो और भी अच्छा पॉइंट है, ये 40 हो मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। आपने कितने तक की इंक्रीज को माना था? 20, तो क्या पूरा 40% आप क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते। कितना करोगे इसमें से? 20। द टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू 40% एस्केलेशन इज 80 लाख। ये क्या बोल गया? सर ये टोटल मटेरियल आफ्टर 40% इज इक्वल टू 80 लाख, तो 1.4 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये जो 40% इंक्रीज हुआ है ना, ये रुपीस में कितना हुआ है? 80 लाख। तो क्या पूरा 80 लाख आप ले सकते हो? हाँ, आप तो 20% तक ही ले सकते हो। तो यूनिटरी मैथ्स लगा दो सीधा सीधा, नहीं तो आधा कर दो। 80 लाख रुपए अगर 40% पे है तो 20% पे कितना होगा? 40 लाख, सीधा सीधा आधा। समझ में आ गया? तो आप तो एस्केलेशन कितने तक का ऐड करोगे? सिर्फ 40 लाख का, पूरे 80 का नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन अबव केस। अभी बस यहां तक पढ़ो, बस आप यहां तक पढ़ो और यहां तक इतनी इंफॉर्मेशन में मुझे बताओ क्या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाल सकते हो? चलो तो शुरू करो निकालना। तो मैं तो करूंगा ही, देखो मुझे करना तो पड़ता ही है ना। हाँ, ऑनलाइन में भी है ना बच्चे। आप तो बोलोगे नहीं, आप तो शरीफ बच्चे हो, ऑनलाइन वाले गालियां देंगे बाद में, कराया नहीं क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एज पर AS7। रुपीज उन्होंने किस में दिया हुआ है? करोड़ में दिया था ना ओरिजिनली। तो आप रुपीज इन लैक्स ले लो, करोड़ ले लो, या एक्चुअल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं रुपीज इन करोड़ ले रहा हूं, ठीक है ना। डजंट मीन कि कंपलसरी है आप भी करोड़ में ही लोगे, आप कुछ भी ले लो, रुपीज इन लैक्स ले लो या एक्चुअल फिगर ले लो। चलो, तो ओरिजिनली फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने रुपए का था? तो ओरिजिनली 5 करोड़ का था। अब बस इसमें प्लस माइनस करना है, तो ऑर्डर में ही चलते हैं, कुछ मिस ना हो। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एस्केलेशन की बात करी थी ना उसमें, तो चलो एस्केलेशन ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले ऐड करते हैं मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन। वो भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितनी की इंक्रीज हुआ था? हाँ, है ना, 80 लाख रुपए इंक्रीज हुआ था, लेकिन ये तो 40% इंक्रीज था। हमें तो सिर्फ कितना लेना है? 20% इंक्रीज लेना है। ये लैक्स है, बट ये ध्यान रखना ये लैक्स है। तो आंसर 40 लैक्स आ रहा है, बट 40 नहीं, 40 लैक्स की जगह क्या लिखूं यहाँ? 0.4, क्योंकि रुपीज इन करोड़ है। समझ में आ गया? तो इस बात का ध्यान रखना। ऐसी प्लस लेबर कॉस्ट एस्केलेशन, लेबर कॉस्ट एस्केलेशन। चलो, तो यहां उसने अलग ढंग से इंफॉर्मेशन दी थी। उसने बताया था कि ओरिजिनल लेबर कॉस्ट कितनी की एस्टिमेटेड थी? 1 करोड़ 20 लाख। कितनी की बढ़ोतरी हो गई? 25 की। हमने तो 30 तक का बोला था। तो आप 25 लोगे कि 30 लोगे? जितना हुआ है भाई। 30% तो मैक्सिमम लिमिट सेट करी थी, बट एक्चुअली में अगर 25 हुआ है तो भाई 25 का ही तो एस्केलेशन मीट होगा ना। 1.2 25 0.3 आ रहा है, 30 लाख, तो 0.3 करोड़। और आई थिंक बस, हाँ, इंसेंटिव हम ऐड कर देंगे। रीजन, हाँ, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सिंस इट इज प्रोबेबल
इट इज प्रोबेबल दैट इट विल बी अर्नड, क्योंकि काम हमारा खत्म हो जाएगा टाइम से, एंड इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। नुकसान कहाँ हुआ अभी? कौन सा नुकसान? हो गया जो वो हो गया वो हम बियर करेंगे, अब और क्या कर सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो जितना तक का बोला है बियर करने उससे तो हम उतना ही लेंगे ना, बाकी हमारा नुकसान है। तो एनीवे कितने का वो था इंसेंटिव? 50 लाख। तो 50 की जगह क्या लिख दूं यहाँ? 0.5। हो गए सारी, फिलहाल सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो इसको सब ऐड कर दो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया 6.2। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ठीक है, समझ में आ गया ये? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी उसने कुछ, हाँ फिर आगे अब उसने कुछ और भी पूछा है। यहां तक तो हमने पूरा काम करके कैलकुलेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अब यहां से पढ़ते हैं, कहता है अज्यूम दैट इन ईयर 2022 XY हैज रिक्वेस्टेड AB टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ वर्क। क्या क्लिक करा? इंक्रीज द स्कोप ऑफ वर्क। हाँ, वेरी गुड, वेरिएशन। किसकी बात कर रहा है? वेरिएशन। तो यहां पे इंक्रीज कर रहा है वो काम। एन एडिशनल फ्लोर इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड देयर इज एन इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट फी बाय 1 करोड़। तो एक फ्लोर अब और बनाना है एडिशनल, तो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फीस कितनी चार्ज करेंगे? 1 करोड़। वेरिएशन लिखोगे और क्या लिखोगे? अच्छा अभी खत्म थोड़ी हुआ है, पढ़ तो लो पूरा। AB हैज इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ ₹20 lakhs फॉर गेटिंग द लोकल अथॉरिटी अप्रूवल्स। तो मैंने आपको बताया था ना, रियलिटी में हमें क्या करना पड़ता है, हमें अथॉरिटी से अप्रूव कराने पड़ते हैं सारे प्लान। तो अगर आपने ओरिजिनल प्लान कितने, आई थिंक 5 फ्लोर्स था जो भी था ओरिजिनल, तो ओरिजिनली तो आपने 5 फ्लोर तक अप्रूव कराया था। अब 1 फ्लोर और बना रहे हो तो ऐसे नहीं बना सकते, आपको अथॉरिटी में उसको भी अप्रूव कराना पड़ता है। तो वो अप्रूव कराने के चक्कर में और 20 लाख का खर्चा हो रहा है। तो मुझे बताओ लॉजिकली सोच के, क्या ये 20 लाख भी क्लेम करोगे आप? करोगे। तो 1 करोड़ की एक्स्ट्रा फीस आपकी प्लस 20 लाख का जो आपको अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ा, वो दोनों भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 1.2। हाँ चलो, विच इट विल बी इंटाइटल टू क्लेम फ्रॉम XY लिखा ही है उन्होंने कि वो इंटाइटल टू क्लेम, मतलब वो क्लेम कर सकते हैं। अब दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इस केस में निकालो। तो पहले तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो था वो तो रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो हमारा ओरिजिनल था 6.2 करोड़ प्लस और क्या ऐड करें? वेरिएशंस, राइट। तो वेरिएशंस में उसने बोला 1 करोड़ की तो फीस है आपकी, 1 CR की फीस प्लस 20 lakhs का एडिशनल कॉस्ट बोल देते हैं, अप्रूवल कॉस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, अप्रूवल कॉस्ट। तो 1.2 करोड़। तो अब इस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या हो गया? 7.4। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए 5 नंबर में तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अच्छा, ये सेकंड पार्ट करने में मैंने एक अजम्पशन ली है। आपको पता लगा एक अजम्पशन क्या ली हमने? किसी को बाय एनी चांस कुछ अजम्पशन दिखी? नहीं, वो तो क्लेम नहीं है, वेरिएशन ही है। क्लेम तो और कोई चीज होती है। क्लेम तो अगर कोई नुकसान होता है बिकॉज ऑफ डीले वगैरह, मैंने जैसे बोला था। मैंने अजम्पशन लिए रिलेटिंग टू इंसेंटिव। काम बढ़ गया, तो अब काम बढ़ेगा तो वो जो इंसेंटिव की कंडीशन है टेक्निकली उसमें भी तो कुछ चेंज आना चाहिए। ओरिजिनली क्या 2 साल 10 महीने था या जो भी था, अब जब 1 फ्लोर और बनाना है तो टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा ना। तो मैंने क्या अजम्पशन ली? बिकॉज लैक ऑफ हाँ, मतलब मैंने बस सिंपल अजम्पशन लिए कि इंसेंटिव विल स्टिल बी अर्नड।
हाँ, हो सकता है क्लॉज में नंबर वो मंथ्स बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए, हो सकता है कि जितना टाइम ओरिजिनल था अभी भी उतने टाइम में खत्म हो जाए, तो कुछ भी मान लो। बट पॉइंट हम यहां पे क्या ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया इससे रिलेटेड ये चीज, बट अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो काम बढ़ेगा तो टाइम भी तो एक्स्ट्रा लगेगा ना काम करने में। तो इंसेंटिव तो 2 साल 10 महीने की थी, तो हम ये मान रहे हैं कि भाई जो भी है या तो 2 साल 10 महीने को बढ़ा दिया होगा, या तो अभी भी हम लोग काम 2 साल 10 महीने के अंदर खत्म कर लेंगे, या मान के चल रही कि इंसेंटिव अभी भी अर्न होगी। ठीक है ना, इसलिए हमने ये जो ओरिजिनली ये 6.2 करोड़ लिया था स्टार्टिंग, इसमें इंसेंटिव ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो वो हमने इंक्लूडेड ही रहने दिया। समझ आ गया? तो रेवेन्यू वाला पार्ट क्लियर हो गया सभी को। चले आगे। कंस्ट्रक्शन अगर 3 साल से ज्यादा लेता तो फिर तो पहले वो देखना पड़ता 3 साल 2 महीने से ज्यादा तो नहीं ले रहा, फिर क्योंकि उस केस में पेनल्टी माइनस करनी पड़ती है। अगर मान लो 3 साल 2 महीने के अंदर अंदर हो रहा होता, लेकिन 3 साल से ज्यादा हो रहा होता, तो फिर हम ना ही इंसेंटिव जोड़ते ना ही पेनल्टी माइनस करते हैं ना, तो वो डिपेंड करेगा। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट जो कवर करना है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या लेना है अगले पे कर लो, क्योंकि इसके नीचे ही लिखना है हमको, तो अगले पे कर लो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, तो अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की जब बात करते हैं तो यहां पे फिर हम 2 तरह के कॉस्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है स्पेसिफिक ऑब्लिक डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरे कॉस्ट को हम बोलते हैं एलोकेटेड कॉस्ट। स्पेसिफिक या डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरे को बोलते हैं एलोकेटेड कॉस्ट। चलो तो पहले स्पेसिफिक ऑब्लिक डायरेक्ट कॉस्ट में सीधा एग्जांपल से इसको करना है, तो एग्जांपल लिख लो इसके क्या क्या होंगे। लिखो साइट लेबर कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, या फिर डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी used in contract, etc. All these are examples of direct cost. तो पहली कैटेगरी ऑफ कॉस्ट हमने क्या बोली है? डायरेक्ट कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जो स्पेसिफिकली आप किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे इनकर कर रहे हो। तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे जो आप काम करवा रहे हो लेबर से, उन लेबर का कॉस्ट हो गया, अपने काम में जो आप मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट हो गया, कुछ हो सकता है स्पेसिफिक मशीनरी यूज कर रहे हो, जैसे क्रेन्स वगैरह यूज होती हैं, है ना। क्रेन्स आपने देखी होंगी, जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे होते हैं तो बड़ी बड़ी क्रेन्स यूज होती हैं। तो जो भी आप मशीनरी वगैरह यूज कर रहे हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हो रही है, उसकी डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन भी तो आप समझते हो ना, खर्चा ही होता है हमारा, तो उसकी डेप्रीसिएशन। तो ये सारी कॉस्ट जो मैंने लिखी ये स्पेसिफिक कॉस्ट है जो आपके एक पर्टिकुलर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे इनकर हो रही होगी। अगर कोई क्रेन आप एक पर्टिकुलर साइट पे यूज कर रहे हो तो उसी साइट पे यूज हो रही होगी, वो दूसरे साइट पे नहीं यूज होगी। या जो वर्कर्स आपके एक पर्टिकुलर साइट पे काम कर रहे हैं वही काम करेंगे, दूसरी जगह जाके नहीं करेंगे वो। समझ आ रही है? तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर हो गया? अब एलोकेटेड कॉस्ट क्या होते होंगे? कुछ कॉस्ट ऐसे भी होते हैं जो कॉमन होते हैं भाई कंपनी, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं कंपनी के जो वो कॉमन कॉस्ट होते हैं जिसको उन्हें एलोकेट करना पड़ता है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इसका बेस्ट एग्जांपल है सुपरवाइजर की सैलरी। एक हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक सुपरवाइजर को मैंने हायर कर रखा है। सुपरवाइजर का काम क्या है? सुपरवाइज करना। तो अब जब सुपरवाइजर होगा वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट जो एक ही काम चल रहा है उसी को बैठ के सुपरवाइज करता रहता है, नहीं।
सुपरवाइजर का जो काम होता है ना, उसका काम होता है कि भाई कंपनी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के काम चल रहे हैं सब पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, सबको सुपरवाइज करना है। तो अब दिक्कत क्या आएगी, सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हो, है तो वो भी कॉस्ट, है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, बट पॉइंट ये कि मानो 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, तीनों को सुपरवाइज कर रहा है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट में कितनी सुपरवाइजर की सैलरी उठानी है, समझ रहे? वो 1/3 आपने इक्वली बांट दिया, बट इतना सिंपल नहीं होता, आपको लॉजिकल बेसिस देखना पड़ेगा, है ना। लॉजिकली सुपरवाइजर जिस कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा टाइम दे रहा है, आपको उसको ज्यादा कॉस्ट वहां पे डालनी पड़ेगी, समझ रहे? तो पॉइंट ये कि जो कॉमन कॉस्ट होता है, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा अच्छे से सीखोगे वैसे, बट पॉइंट ये कि कॉमन कॉस्ट होते हैं ना जो, उनको हमें एलोकेट करना पड़ता है अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो ऐसे कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एलोकेटेड कॉस्ट, ठीक है। तो एक हो गया स्पेसिफिक कॉस्ट, कोई कॉस्ट जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे इनकर कर रहे हो, एक कॉस्ट हो गया जो बेसिकली कॉमन कॉस्ट है जिनको आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पे एलोकेट कर रहे हो। क्लियर? चलो तो लिख लो बस इसी बात को, एलोकेटेड कॉस्ट, तो दैट इज कॉस्ट एलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ सूटेबल बेसिस। तो कोई सूटेबल बेसिस पे करते हैं ना, आप ये नहीं कह सकते कि आप बराबर बराबर कर लो, है ना। सुपरवाइजर की सैलरी है तो अब देखोगे सुपरवाइजर कितने घंटे के इस कॉन्ट्रैक्ट को दे रहा है, तो घंटों के हिसाब से मे भी कर सकते हो, लॉजिकल बेसिस पे आपको करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल में भी यही चीज लिख लो, एग्जाम्पल सुपरवाइजर्स सैलरी ब्रैकेट में engaged in मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ऐसा सुपरवाइजर जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंगेज है, सुपरवाइज कर रहा है ना। ऐसी कुछ और भी ओवरहेड्स हो सकते हैं, टेक्निकली ऐसे खर्चों को हम ओवरहेड्स ही बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स, है ना, जैसे मशीनरी मैंने बोला था कि कुछ ऐसी हो सकता है मशीनरी हो जो कॉमन यूज हो रही हो, है ना, एटसेट्रा। तो मतलब एलोकेटेड कॉस्ट समझ में आ गया कि भाई इट मींस कि वो कॉस्ट जो आप एलोकेट कर रहे हो बिकॉज वो कॉमन कॉस्ट है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में इनकर हो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये दोनों भी कॉस्ट क्लियर हो गए। चलो आगे, अब नीचे स्टार डालो बड़ा सा, और ये खतरे की घंटी है बेसिकली। यहां पे ये सब एएस बता रहा है, एएस ने बताए हैं कुछ कॉस्ट के एग्जाम्पल्स जो आपको एक्सक्लूड कर रहे हैं। बोले तो वो ना ही स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर आएंगे, ना ही एलोकेटेड कॉस्ट के अंदर आएंगे, बोले तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में आएंगे ही नहीं। तो इन कॉस्ट को आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में नहीं लेना। तो कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड ब्रैकेट में एग्जाम्पल्स लिख लो। तो पहला है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। दूसरा लिखो सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट मतलब समझ गए, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, जैसे एडवर्टीजमेंट। तीसरा लिख लो R&D कॉस्ट, R&D मतलब R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, R&D कॉस्ट। और चौथा लिख लो डेप्रीसिएशन ऑन आइडल प्लांट एंड मशीनरी। आइडल प्लांट एंड मशीनरी मीन्स व्हाट, ऐसी कोई मशीनरी जो खाली पड़ी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज ही नहीं हो रही। तो वैसे तो बोलने की बात ही नहीं है ना, अगर कोई मशीन आप यूज ही नहीं कर रहे कहीं पे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, तो क्या उसके डेप्रीसिएशन तो लगती रहेगी टाइम बेसिस पे, तो क्या उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड करोगे? नहीं करोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपने इन जनरल अपने काम करने के लिए तरीके नहीं ढूंढे, उसके लिए R&D का खर्चा करा, अब वो आप किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी ना इनकर कर रहे हो, तो वो भी नहीं इंक्लूड करना। एडवर्टीजमेंट का खर्चा, आप DLF जैसे कंपनीज के बारे में सोच सकते हो, DLF के बारे में सुना है सभी ने, है ना, DLF जैसी कंपनीज के बारे में सोच सकते हो। भाई DLF एडवर्टीजमेंट करता है, पहले तो हुआ करता था ना DLF IPL, तो वो क्या था, एडवर्टीजमेंट ही तो था।
तो वो किसी पर्टिकुलर क्या कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए वो एडवर्टीजमेंट? नहीं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फॉर एग्जांपल डीएलएफ कंपनी की जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की टीम होगी, ह्यूमन रिसोर्स की टीम होगी, उनकी भी तो सैलरी जा रही है। ह्यूमन रिसोर्स का जो काम कर रहा है उसकी भी सैलरी जा रही है, जो ओवरऑल फाइनेंस का काम कर रहा है उसकी भी सैलरी जा रही है। लेकिन इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बोलते हैं, इनको किसी कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं करना। समझ में आ गया? क्योंकि ये बस सपोर्ट देते हैं, ये आपके बस कंपनी को फंक्शंस को सपोर्ट देते हैं। तो इसीलिए एएस ने बोल रखा है इन खर्चों को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से एक्सक्लूड करना है। क्लियर हो गया? फिर ऐसे ही एक और ऐसी बड़ा स्टार पॉइंट डाल के लिखो, एक और स्टार पॉइंट लिखना, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज, इनको हम बोलते हैं प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। चलो, तो फिर से इसके नीचे दो सिनेरियोज बनाने हैं। तो पहले पूरी बात लिख लो, फिर डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ भी आ जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं लिख रहा। लिखना, इट इज प्रोबेबल दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी obtained। तो अगर इट इज प्रोबेबल दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी obtained, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो फिर इन कॉस्ट को अपने कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में ऐड करना है, इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और दूसरा लिखना, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी obtained। हमें नहीं लगता कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हम खर्चा तो कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, लेकिन हमें लगता नहीं कि कुछ वो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। तो फिर ऐसे खर्चों को एक्सक्लूड करना है इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है? तो ये पॉइंट सिर्फ डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है। ठीक है ना? डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए रेलिवेंट है, नो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ पॉइंट नहीं है इसके अंदर कि आप सोचोगे कि यहां से आएगा। ऊपर वाले पॉइंट्स में फिर भी प्रैक्टिकलिटी थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई नहीं है। तो बस एमसीक्यू के लिए मैंने लिखवा दिया कि भाई एमसीक्यू में कभी सीधा क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यूज में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यूज में, राइट? ठीक है जी। चलो, तो ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी टॉपिक खत्म। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनली हमें स्टार्ट करनी है, एक्चुअली जो हम सीखना है हमको जो चीज इसके अंदर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका ये कैलकुलेशन। वो तो कर लिया हमने, मेन है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने स्टार्टिंग में एक आपको बता दिया था कि इस एएस के आने का पर्पस क्या है, ये एएस क्यों है। ये एएस आने का एक ही पर्पस है, आपको एक प्रॉब्लम मतलब बतानी है कि भाई प्रॉब्लम आती क्या है और कैसे ये एएस उस प्रॉब्लम को टैकल करता है। ठीक है ना? तो 2 मिनट आप लिखना मत, आप बस हेडिंग डाल दो। मैंने आपको बोला था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको खत्म होने में एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा लगता है, तभी वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना? तो मानो मैंने यहां पे इस पॉइंट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में मानो 3 साल लग जाएंगे। ठीक है? ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ये ईयर 3 हो गया। तब दिक्कत क्या आती है, आप तो काम करना यहां से शुरू करोगे, काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, यहां पे भी काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, यहां पे भी काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, और फाइनली मानो यहां पे काम आपका खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है, कॉन्ट्रैक्ट से जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, आप उसको कब रिकॉग्नाइज करोगे? तो ऐसा हमको लगता है, हमको क्या लगता है कि 3 साल के बाद सीधा आप सारा का सारा प्रॉफिट एक साथ रिकॉग्नाइज कर लो। बट
ये करने से पता है आपका कहीं ना कहीं एक्रूअल बेसिस का उल्लंघन हो जाता है। क्यों होता है, बात समझना। क्या आप मेरी बात मानोगे, जब हम यहां से काम करते 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 1 साल तक काम करेंगे, तो 1 साल काम करने के बाद कुछ ना कुछ काम तो खत्म हो गया होगा। मैंने बोला मानो 30% काम कंप्लीट हो गया, मान लो ऐसे भी बोला, तो मुझे बताओ अगर 30% काम खत्म हो गया तो क्या वो 30% काम का मैंने रेवेन्यू कमा नहीं लिया? क्या मैंने वो रेवेन्यू कमा नहीं लिया? द आंसर इज यस, रेवेन्यू कमा लिया। तो क्या एक्रूअल बेसिस के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी आपने सुना होगा, तो क्या उसके हिसाब से हमें कुछ रेवेन्यू यहां पे रिकॉग्नाइज नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। इसी तरह से पहले साल काम करते 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 क्या आपने कुछ खर्चे इनकर नहीं करे होंगे? करे होंगे। तो मुझे बताओ जो भी खर्चा आपने इनकर कर लिया, खर्चे का मतलब यहां पे हो गया रेवेन्यू का कॉस्ट, सॉरी ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट, तो आपको वो भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और वंस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लिया, तो क्या आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा? हाँ, तो क्या वो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए? द आंसर इज यस। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि भाई बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पीरियड से ज्यादा ले रहा है खत्म होने में, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देख सकते हो कि भाई जैसे जैसे 1 साल 2 साल खत्म होंगे कुछ ना कुछ काम कंप्लीट होता जाएगा, तो प्रपोर्शनेटली हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे एक्रूअल बेसिस के हिसाब से हम लोग सब अकाउंटिंग वगैरह करते रहे, हमें अपने रेवेन्यू और कॉस्ट को भी रिकॉग्नाइज करते रहना चाहिए। तो ये एएस आपको यही सिखाएगा कि ये काम आपको करना कैसे होता है। ठीक है ना, मैंने बोला पहले साल में 30% काम खत्म हो गया, दूसरे साल में 40% काम खत्म हो गया, तीसरे साल में रिमेनिंग 30% काम खत्म हो गया, तो 100% काम खत्म हो गया। तो पहले साल में आपको 30% का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, दूसरे साल में आपको 40% का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तीसरे साल में आपको 30% रिमेनिंग प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते ऑन द बेसिस ऑफ आपका काम कितना कंप्लीट हुआ है आपको अपना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब सारा दिक्कत यह है कि ये 30% 40% मैंने बोल तो दिया, क्या ये कैलकुलेट करने का कोई तरीका होगा? हाँ, तो मेन चीज क्या है, वंस आप ये कैलकुलेट करना सीख गए कि 30% 40% कितना काम खत्म हुआ है, तो आप ऑटोमेटिकली बाकी सारी कैलकुलेशंस कर लोगे। समझ में आ गया आपको? तो ये जो 30% 40% जो मैं बोले जा रहा हूं ना, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो ये एएस जो यहां पे आपको सिखाता है, मैंने बोला ये एएस आया क्यों, तो एएस आया ही इसलिए उसने बोला कि भाई जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन मतलब जितना काम आपका कंप्लीट होता जा रहा है उस हिसाब से आपको अपने प्रॉफिट्स रिकॉग्नाइज करते हुए चलने हैं। फिर उसने ये भी बताया कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना कैसे है। तो बस यही सीखना है आपको इसके अंदर, ये सीख जाओगे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक आइडिया लग गया आपको क्या क्या सीखना है इसके अंदर। चलो, तो अब आप लिखना स्टार्ट करो। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखना प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे बेसिक चीज ओवरऑल प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट का या ओवरऑल लॉस कॉन्ट्रैक्ट का कैसे निकलता है वो मैंने आपको पहले भी पूछ के बताया था आपसे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो ये तो मेरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस हो गया, लेकिन पॉइंट क्या है कि ये पूरा प्रॉफिट या लॉस आपको 3 सालों में, हाँ ऐसे नहीं कि एक साथ जब काम खत्म हो रहा है तब एक साथ दिखा रहे हो, नहीं, आपको ये अपनी डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप नेक्स्ट चीज लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड over the term of contract, over the term of contract on the basis of stage oblique degree of completion.
ठीक है, इस मेथड का नाम पड़ गया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो इस मेथड का नाम ही बन गया कि जहां पे हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से अपने प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं, इस मेथड का नाम ही क्या बन गया, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। शॉर्ट में इसको हम बोल देंगे पीसीएम, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन या मैंने बोला डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जैसे मैं ऊपर कह रहा था 30% काम हो गया, 40% काम हो गया, ये कैसे निकलता है? तो लिखो स्टेज या डिग्री ऑफ कंप्लीशन, हाउ टू कैलकुलेट। तो एएस ने आपके 3 तरीके बताए, एएस ने आपके 3 तरीके बताए, लेकिन आपके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए एक ही तरीका मेन है, वो है पहला तरीका। तो पहले तरीके का नाम लिखो कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड, और बहुत ही आसान और लॉजिकल है, वैसे देखा जाए वेरी वेरी लॉजिकल। इस पे आप 2 सितारे लगा लो, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके लिए यही मेथड रेलिवेंट है। तो इस मेथड के हिसाब से कैसे निकलता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो लिखो दिस इज इक्वल टू कॉस्ट टिल डेट। बोले तो टिल डेट आपने कॉन्ट्रैक्ट का कितना कॉस्ट इनकर कर लिया, होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट टिल डेट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑफ कोर्स क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई। जो डिनोमिनेटर में आपने पूरा ये जो टर्म लिखी है ना, इस पूरे के अराउंड ऐसे बादल बनाओ, इस पूरे के अराउंड ऐसे बादल बनाओ और लिखो इस पूरी टर्म को हम एक साथ बोलते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले इतना लिख लो, फिर देखना ये फॉर्मूला कहने को मैंने लिख तो दिया है, बट इस फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है अगर आप लॉजिक समझ गए तो। ठीक है, फिर तो ये आपके लिए एक फॉर्मेलिटी है लिखना सिर्फ। ठीक है, और मुझे लगता है वो लॉजिक आप समझ जाओगे, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इजीली समझ जाओगे। तो पहले इतना लिख लिया आपने, चलो अब नहीं लिखना, अब बस मुझे बताना। मान लो मैंने बोला यार मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को करने में मेरा टोटल कॉस्ट आएगा, ऐसे ही बोल देता हूं 100 करोड़ रुपीस, मान लो मान लो, ठीक है ना। फिर मैंने बोला यार टिल ईयर 2, 2 साल तक मैंने अभी तक 60 करोड़ रुपीस इनकर कर लिए हैं। टिल ईयर 2 मैंने अभी तक 60 करोड़ का खर्चा कर लिया है, और टोटल मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे कितने खर्चे का अनुमान लगाया है, 100 करोड़ का। तो मैं बोलूंगा अगर कॉस्ट के हिसाब से देखोगे तो आपने कितना परसेंट काम कर लिया है, इसका मतलब बस यही है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड क्या बोलता है, आप अपने कॉस्ट को बेस लो और जितनी कॉस्ट आपने इनकर कर ली उससे अंदाजा लगाओ कि आपने कितना परसेंट काम कर लिया। बड़ा लॉजिकल है कि नहीं, बताओ भाई। 100 करोड़ की टोटल कॉस्ट है, उसमें से 60 करोड़ की कॉस्ट आप लगा चुके हो, तो इसका मतलब कॉस्ट के हिसाब से देखोगे तो कितना परसेंट आप काम कर चुके हो, 60%। बस यही कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड है। तो अब आप देख लो, आपने न्यूमरेटर में क्या लिया है, कॉस्ट टिल डेट लिया है कि टिल डेट आपने कितनी कॉस्ट इनकर कर ली है, और नीचे क्या लिया है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लिया है। अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को मैंने तोड़ दिया, कैसे तोड़ा, एक लिखा कॉस्ट टिल डेट। तो अब मैं फिर से यहां पे आ जाता हूं, मुझे बताओ अगर कॉस्ट टिल डेट मैंने 60 करोड़ लगाया है, तो बताओ और अंदाजे से और फर्दर कितनी कॉस्ट मुझे और इनकर करनी पड़ेगी, 40 करोड़ और। तो बस यही लिखा है, तो है मैंने लिखा कॉस्ट टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, टोटल मिला के कितनी आ गई, 100 करोड़। बस यही लिखा है, कॉस्ट टिल डेट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसके हिसाब से 100 से मल्टीप्लाई कर लो।
मैंने कुछ और थोड़ी बोला, मैंने भी तो 60 ही बोला है, मैंने भी तो यही बोला है 60%। बट आपको ये समझ आ गया कि कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड ही है। तो सिंपल चीज क्या है कि आप कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हो उसको बेस लेके हम अंदाजा लगाते हैं कि कितना % काम हमारा कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो गया है। क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट आओ। बाकी 2 मेथड्स और है, ये बस लिख लो, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज आप लोगों के लिए नहीं है। तो पहला है सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, पहला बोल दिया सॉरी, दूसरा है वैसे सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म। मतलब कि इंस्टेड ऑफ कॉस्ट वगैरह को बेस लेने की जगह आप एक सर्वेयर को बुलाते हो। सर्वेयर सुना आपने? आप सर्वेयर को बुलाते हो, वो पूरा इंस्पेक्शन करता है कि क्या काम हुआ है वगैरह वगैरह वॉट एवर जो भी करता है, और उससे फिर वो सर्वेयर ही बताता है कि कितना % काम हो गया। तो ये भी फॉलो हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको नहीं करना पड़ेगा भाई, आप सर्वेयर थोड़ी ना बन जाओगे, ठीक है ना? तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा, बट ये भी फॉलो हो सकता है। और तीसरा एक और तरीका होता है, ये स्पेसिफिक सिनेरियो में यूज हो सकता है। लिख लो कंप्लीशन ऑफ फिजिकल proportion of the contract work। completion of physical proportion of the contract work। तो आप फिजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना काम हो गया। उदाहरण के तौर पे फिर से वो मैं फ्लाईओवर या ब्रिज का एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप टोटल 50 किलोमीटर का ब्रिज बना रहे हो या फ्लाईओवर बना रहे हो, वॉट एवर जो भी बना रहे हो, एक्सप्रेस वे बना रहे हो, जो भी बोल लो, और उसमें से आपने मान लो उसमें से आपने 30 किलोमीटर का बना लिया ऑलरेडी। तो बताओ उस हिसाब से कितना % काम आपने कर लिया? समझ में आ गया? तो आप कैसे निकाला ये आपने बोला 30 किलोमीटर बन गया आउट ऑफ टोटल 50 किलोमीटर, तो ये हो गया इंटू 100, हाँ इंटू 100, तो ये आपका 60% आ गया। तो ये होता है कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। बातें क्यों हो रही है भाई? ठीक है ना, बातें मत करो, अच्छा थोड़ी लगता है, बड़े बच्चे हो गए अब बोलना कि बातें मत करो। हाँ एग्जाम भी नहीं करनी, एग्जाम के लिए इसलिए मैंने क्या बोला आपको, पहले बोला आपके लिए कौन सा मेथड रेलिवेंट है, कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड। पहले समझ में आ गया? तो ये अभी मैंने क्या निकालना सिखाया, अभी भटके तो नहीं हो आप, ये अभी सिर्फ मैंने परसेंटेज कंप्लीशन निकालना सिखाया कि कितना % कंप्लीट काम हो गया, ये कैसे निकालना है। अभी प्रॉफिट नहीं निकलवाया, अभी तो प्रॉफिट निकलवाना है, ठीक है? तो वंस आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लिया, फिर आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो बस अब लास्ट पॉइंट मतलब मोटा मोटा लिख लो, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट to be recognized every year। तो 3 साल मानो मैंने लिया था, तो हर साल कितने कितने प्रॉफिट्स आपको रिकग्नाइज करने हैं, ये कैसे निकलता है? तो देखो पहले लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब हो गया यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जो सबसे पहले आपने निकालना सीखा था, मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन। यह आएगा आपका जो भी अमाउंट आया, इसमें से लेस करना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल डेट का मतलब हो गया जो आपने यहां पे कॉस्ट टिल डेट नहीं लिया था, ये जो कॉस्ट टिल डेट ली थी उसकी बात हो रही है, ठीक है ना, वो लेना है यहां पे। तो ये आ गया आपका, ये माइनस करके आंसर जो आया ये हो गया, लिखो प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट। तो सब टिल डेट ले रहा हूं। अभी शायद आपको ये टिल डेट का रेलिवेंस अच्छे से समझ आया नहीं होगा, वो आएगा धीरे धीरे। आ गया? आज तक की बात हो रही है। हाँ, इसमें से फिर फाइनली लेस करना है प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड
टिल, हाँ टिल डेट मतलब टिल प्रीवियस ईयर बोल लो, पिछले सालों तक कितना प्रॉफिट इसमें से रिकॉग्नाइज हो गया वो हटा दो, तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर। हाँ लिख लो, और एक छोटा सा नोट डाल देना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे देता है इंफॉर्मेशन, तो मेरा मतलब काम है कि मैं आपको सब कुछ बता के चलूं, तो कभी कभी क्वेश्चन जबरदस्ती, क्योंकि देखो रियलिटी में बोलूं है बहुत ही आसान, अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही एक्चुअली इजी चीज है, तो इसलिए क्वेश्चन वाला कभी कभी इधर उधर भटकाता है, तो कभी कभी क्वेश्चन वाला आपको कॉस्ट टिल डेट सीधा ना देके तोड़ के देता है, इसको और थोड़ा सा तोड़ देता है, तो इसलिए आप लिख लो कॉस्ट टिल डेट में क्या दो चीजें आती हैं, लिखना कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो इसका भी मतलब भी बता देता हूं क्या होता है, बट लिख लो, कभी कभी कॉस्ट टिल डेट ना देके क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन होगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ देना तो आपका कॉस्ट टिल डेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इसका देखो मतलब क्या है, ध्यान से देखना, कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ काम तो करके दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि देखो आपको 5 मंजिला बिल्डिंग बनानी थी, उसमें से मानो मैंने 2 मंजिल बना ली, तो 2 मंजिल बनाने में उसने कॉस्ट तो इनकर करी होगी, तो ये तो उसकी कॉस्ट टिल डेट हो गई। अब उसने बोला काम हो गया, तो क्या एज अ कॉन्ट्रैक्टी एज अ कस्टमर आप मान जाओगे काम हो गया है? नहीं, आप खुद जाके चेक नहीं करोगे कि काम बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर हो गया है, तो एक्चुअली में कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, सही हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप चेक करोगे। तो आप गए चेक करने, तो जो कॉन्ट्रैक्टी काम चेक करता है, जितना काम तो वो ओके कर देता है कि सही हो गया है, वो हो गया वर्क सर्टिफाइड, और जितना काम अभी तक उसने ओके नहीं करा है, अप्रूव नहीं करा है, वो क्या हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड। तो जब हम कॉस्ट टिल डेट लेते हैं, पॉइंट ये कि इससे नहीं फर्क पड़ता कि जो कॉस्ट इनकर हुई है वो सर्टिफाई हो गई है कि नहीं हो गई है, आपको तो टोटल कॉस्ट टिल डेट लेनी है जितनी भी आप इनकर कर चुके हो। तो इस कारण से क्या लिखा है क्लियरली कि कॉस्ट टिल डेट में दोनों भी कॉस्ट लेनी है, उस काम की कॉस्ट भी लेनी है जो सर्टिफाई हो गई है, और उस काम की कॉस्ट भी लेनी है जो अभी सर्टिफाई नहीं हुई है, आपको दोनों लेनी है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी कॉस्ट टिल डेट डायरेक्ट ना देके वो ऐसे देता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल एक बार नोटिंग हो गई, एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उस एग्जाम्पल से सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो फाइनली अब आप एक एग्जाम्पल मेरे साथ नोट करोगे, अगर आपने ये सीख लिया तो आधे से ज्यादा काम आपका इस एएस का खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी, फिर तो छुटपुट बातें रह जाएंगी। तो एग्जाम्पल लिखना, नोट करना, मिस्टर एक्स obtained a contract, Mr. X obtained a contract for rupees 50 lakhs on 1st January 2023, comma, to be completed on 31st December 2025। तो कितने सालों में कंप्लीट करना है? दैट इज 12, 1, 2, 3, 3 years। 3 years में। ठीक है, टू बी कंप्लीटेड ऑन 31st December 25, दैट इज इन 3 years। फिर लिखना, ही इनकर्ड following costs every year
सॉरी ही इनकर फॉलोइंग कॉस्ट एवरी ईयर। तो पहला साल 2023 है, 2023 में लिखो कॉस्ट इनकर्ड तो ₹15 लाख। फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है ₹20 लाख। फिर लिखो नेक्स्ट ईयर कौन सा पड़ेगा 2024, इसमें लिखो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। तो इस एग्जांपल से जो टिल डेट है इसका भी रेलिवेंस आपको समझ में आएगा। तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 25 लाख। फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है 12,50,000। फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,50,000। फिर लास्ट ईयर दैट इज 2025, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 40 लाख। कोई बच्चा कॉमन सेंस लगा के बताएगा फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी? 10 लाख। फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी? 10 लाख होगी। लास्ट ईयर के एंड में फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी? लास्ट ईयर ही तो आ गए ना 2025। तो भाई जब 3 साल में काम खत्म हो गया तो अब कोई फ्यूचर में कोई और कॉस्ट इनकर करोगे क्या? जब काम ही खत्म हो गया तो कॉस्ट भी खत्म हो गई, तो फ्यूचर कॉस्ट ऑटोमेटिकली कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है ना। चलो तो फिर बस लास्ट लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2025। मतलब हो गया काम 3 साल में खत्म, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती नहीं है। आपके लिए जो मेन चीज है वो ये है, कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड every year and also show पेपर में ये भी आ जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L अकाउंट एवरी ईयर। तो एवरी ईयर का मतलब 3 साल हो गया, 2023, 2024 एंड 2025। तो नोट कर लो, पहले अच्छे से नोट कर लिया। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहले साल में तो एक्चुअली कोई दिक्कत आएगी नहीं, देखना। तो फर्स्ट ईयर हमारा 2023 है, मैं लिख भी देता हूं ईयर 1। तो आपको वही परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाना है। मैंने बोला आपके लिए यही रेलिवेंट है। तो जब भी परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाना है, जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है, आपको सबसे पहले निकालना होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन मैंने निकालना सिखाया था। कैसे निकलता है? कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट टिल डेट, हाँ दोनों भी सही बोल रहे हो आप। कॉस्ट टिल डेट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। सी डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिख लो भैया, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिख लो, क्या मतलब। और नीचे की इस डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं? सिंपली टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद आ गया? एक बार लिख लो, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है। तो पहले साल में आ जाओ 2023, देख लो, ध्यान से देखो। मैंने आपको सिंपल बताया था, मैंने बोला
कि अभी तक आपने 2023 तक कितना कॉस्ट इनकर करा है? 15 लाख। अभी और आप कितना अंदाजा लगा रहे हो कि कॉस्ट इनकर होगा? 20 लाख। तो बताओ, इसका मतलब पूरा कुल मिला के कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना बैठ रहा है? 35 लाख। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं 15 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 15 लाख प्लस 20 लाख। मैं एक बार तोड़ के लिख रहा हूं बस, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है? 42.85। ठीक है, अभी वैसे पेपर में नहीं करना ये काम, लेकिन अभी के लिए आप इसको बस होल नंबर में राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 43 कर दो। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको आगे कुछ एक चीज समझानी है, तो थोड़ी राउंड फिगर रहेगी तो समझने में थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, पॉइंट्स में आएगा तो थोड़ा आपका दिमाग घूमेगा। इसलिए अभी के लिए अप्रोक्सीमेटली अभी के लिए आप ले लो 43%, पेपर में वही 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेना। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, तो अब प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको लेना है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय डिग्री जितना भी कंप्लीट हुआ, दैट इज, अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है? दिया था क्या मैंने? दिया था, ये रहा 50 लाख, सबसे पहले दिया था 50 लाख। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 50 लाख। इसमें से कितना आप रिकॉग्नाइज करोगे? 43%, जितना काम हो गया। तो कितना आ रहा है ये? 21,50,000। ओके, इसमें से क्या माइनस करोगे? कॉस्ट इनकर टिल डेट, ये करोगे। तो कितनी कॉस्ट आपने इनकर कर लिया अभी तक? 15 लाख कर दी। तो अभी तक कितने प्रॉफिट्स कमा लिया आपने? 6.5 लाख। ये आपने कुल मिला के प्रॉफिट्स कमा लिए। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर आ गया, प्रॉफिट जो आप ईयर 1 में पहले साल में रिकॉग्नाइज करोगे। तो अभी एक ही साल हुआ है ना, एक ही साल है, पहला साल है। तो पहले साल में कितना रेवेन्यू कमाया, उसमें से कितना कॉस्ट इनकर हो गया, माइनस करके आपका प्रॉफिट निकल के आ गया 6,50,000। क्लियर हो गई कैलकुलेशन? अच्छा, साथ साथ क्योंकि मैंने आपसे ये भी बोला था कि पीएनएल अकाउंट भी बना के दिखा दो, तो बना सकते हो। मतलब एक बार मैं बनवा दूंगा तो फिर आगे क्या बना ही लोगे। तो अगर जब भी वो आपसे पीएनएल अकाउंट मांगे तो कुछ नहीं करना। पीएनएल का डेबिट साइड होता है खर्चे वाला साइड, क्रेडिट साइड होता है इनकम वाला साइड। तो जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने ऊपर रिकॉग्नाइज करा वो आप क्रेडिट साइड पे डाल दोगे। तो यहां सिर्फ लिख दोगे सीधा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कितना लिया आपने? 21,50,000। और डेबिट साइड पे क्या लिख दोगे? 2, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है? 15 लाख। तो ऐसे भी करके आपका देखो प्रॉफिट आप दिखा दोगे कितना आ गया? टू प्रॉफिट 650। तो अगर क्वेश्चन मांग ले आपसे कभी की पीएनएल भी दिखाओ, तो कुछ ज्यादा आपको करनी नहीं मत्था पच्ची, आपको बस यही काम करके दिखाना है। ये एक्सट्रैक्ट ही है, मतलब देखा जाए तो टेक्निकली एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो 2023। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट। पहले बताओ फर्स्ट ईयर में कोई भी डाउट है तो पूछ लो भाई, ऑनलाइन में भी पूछ लेना भाई, कोई भी किसी को डाउट हो। तो मैं नेक्स्ट ईयर में चलूं 2024। आओ जी, 2024, दैट इज सिंपली स्पीकिंग सेकेंड ईयर, ईयर 2। फिर वही चीज निकालनी है, पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालो। तो अब दोबारा तो नहीं लिखू ना फॉर्मूला, तो ऊपर लेना है कॉस्ट टिल डेट। तो आओ यहां पे आ जाते हैं। कॉस्ट टिल डेट क्या हो गई? 25 लाख। फ्यूचर में और कितनी कॉस्ट इनकर होनी है? 12.5 लाख। तो अब मेरी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आ रही है? तो पहले तो बच्चे आप बोलोगे ये सर पहले साल तो ये 35 लाख आ रही थी टोटल कॉस्ट, अब ये बढ़ गई। तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है यार, हम तो एस्टिमेट कर रहे हैं ना कि फ्यूचर में कितनी होगी, हमें क्या पता एक्चुअली में कितनी होगी। अब जैसे जैसे साल बढ़ेगा आपकी कॉस्ट चेंज होती रहेगी, तो आपकी कॉस्ट बदलती रहेगी। पहले आपको 35 लाख रुपए लग रहे थे टोटल कॉस्ट आएगी, अब थोड़ी वो बढ़ गई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप तो हर साल जो आपके पास अवेलेबल फिगर्स है उसके हिसाब से अपनी परसेंटेज कैलकुलेशन करते रहोगे। तो यहां पे 25 लाख का खर्चा टिल डेट हो गया है आउट ऑफ टोटल 37,50,000। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ सकता है। तो 25 लाख कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय, सीधा लिख दूं 37,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आया? तो आई थिंक वही पॉइंट्स में आ रहा होगा या एग्जैक्ट आ रहा है? ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम कितना ले लेंगे? चलो अब यहां पे 2 मिनट, अब जो बात मुझे आपको समझानी थी अब वो आपको समझ में आएगी। ये जो आपने 25 लाख रुपए ऊपर लिया, ये हम बार बार क्या बोल रहे हैं, ये क्या है? ये कॉस्ट टिल डेट है। कॉस्ट टिल डेट का मतलब क्या है? इसमें दोनों साल मिला के लिया है कि ईयर 1 और 2 मिला के कितना है, इतना है। और ऐसे ही ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आया 67%, हाँ ये ईयर 1 + 2 मिला के है, मतलब 2 सालों में कुल मिला के कितने % काम खत्म हो गया? 67। तो अब जरा लॉजिकली सोच के बताओ, अगर मैं यहां तक का 2 साल की बात करूं, ये 2 साल अभी मैं बात करता हूं, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। तो पॉइंट ये है कि आपने ईयर 1 में कितने % काम खत्म किया था? 43% किया था। हाँ, अब आप जो कह रहे हो ये 67% है, ये ईयर 1 और 2 मिला के 67% है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ खाली ईयर 2 में कितना % काम खत्म किया आपने? 24%। ये सभी को समझ में आ गया? तो टिल डेट जो मैं बार बार कह रहा हूं उसका मतलब ये है, टिल डेट मतलब होता है कि पहले साल से लेके अभी तक कितना हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने कुल मिला के 67% काम खत्म कर लिया, जिसमें से करेंट ईयर में यानी 2024 में हमने कितना काम और करा है? 24%। पहले क्लियर हो गया? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब प्रॉफिट निकालने हमको। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, अब जो तरीका मैंने आपको सिखाया है और जो आपको फॉलो करना है वो तो यही करना है। कैसे करना है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितना आपने निकाला डिग्री ऑफ कंप्लीशन? 67%। तो पहले ये निकालो 50 लाख इंटू 60, 33,50,000। इसमें से कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट कितनी है? हाँ वही जो आपने यहां पे ली थी, दैट इज 25 लाख। तो प्रॉफिट कितने आ रहे हैं आपके? 8,50,000। हाँ, अब ये जो प्रॉफिट है आपने सब टिल डेट लिया, ये रेवेन्यू भी आपने टिल डेट ली है क्योंकि इसमें आपने 67 लिया, कॉस्ट भी टिल डेट ली है, सब आपका ईयर 1 और 2 मिला के है। तो ये प्रॉफिट भी आपका ईयर 1 और 2 मिला के है। तो आपने इसमें से कुछ प्रॉफिट तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है ना। तो प्रॉफिट ऑलरेडी आपने कितना इसमें से रिकॉग्नाइज कर लिया? 6.5 लाख। तो इट मींस आपने करंट ईयर में यानी सेकेंड ईयर में 2024 में कितने प्रॉफिट्स और कमाए हैं? 2 लाख के। तो इस हिसाब से मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखवा रखा है, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड इन 2024 या फिर सिंपली ईयर 2। समझ में आया? तो आप कह सकते हो ये आपने एक तरह से लंबा काम करा है, यहीं पे आप छोटा काम क्या कर सकते थे? और हाँ, आप सब कुछ डायरेक्ट 24% के हिसाब से ले लो। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव यहां पे करने का क्या था कि आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सीधा करंट ईयर वाला उठा लो। तो 50 लाख का रेवेन्यू है, इसका कितना %? 24%। तो ये कितना आ रहा है? 12 लाख। ऐसी इसमें कॉस्ट कितनी लोगे? 25 लाख का 24% ले लो, या फिर और ज्यादा सीधा तरीका क्या है? और ज्यादा सीधा तरीका क्या है कि पहले साल तक आपकी कॉस्ट टिल डेट 15 लाख थी,
इस साल वो कॉस्ट टिल डेट कितनी हो गई? 25 लाख हो गई। तो आपने फर्दर और कितनी कॉस्ट इनकर करी है? 10 लाख। समझ में आया? तो समझ में आया आपको? तो 25 लाख कॉस्ट टिल डेट अभी हुई है, अभी तक ये 1 और 2 ईयर मिला के है। इसमें से ईयर 1 की कॉस्ट कितनी थी? 15 लाख थी। खाली ईयर 1 की कितनी थी? 15 लाख थी। तो खाली ईयर 2 की कितनी हो गई? 10 लाख। ये वाला समझ में आया कॉस्ट वाला हिसाब, या ये भी डायग्राम से बताऊं? पक्का समझ में आ गया? आप ही ने तो बताया था 24% अभी थोड़ी देर पहले। आप ही ने तो बताया था कि ईयर 2 में कितना काम आपने कंप्लीट करा है? 24। तो ये वही है। ये ईयर 2 में आपने स्पेसिफिकली खाली ईयर 2 वाला उठाया। समझ में आया? अच्छा, अब अगर पीएनएल अकाउंट बनाने बोलूंगा यहां पे भी 2024 का, तो कैसे बनाओगे? तो यहां लेना है हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, यहां लेना है हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ गया आपका। खैर प्रॉफिट तो आपको पता ही है कितना आना है, 2 लाख। बट रेवेन्यू कितना लोगे? कॉस्ट कितना लोगे? हाँ, क्योंकि पीएनएल अकाउंट टिल डेट थोड़ी ना बनता है। पीएनएल अकाउंट तो बचपन से आप पर्टिकुलर 1 साल का बनाते हो ना, ठीक है? ये कैलकुलेशन हमने टिल डेट करी, बट पीएनएल अकाउंट क्या टिल डेट बनता है? कभी नहीं बनता। जब आप 2024 का पीएनएल अकाउंट बना रहे हो तो आप स्पेसिफिकली 2024 में कितना रेवेन्यू और कमाया, कितना कॉस्ट और इनकर करा, वो लोगे। समझना ही मेरी बात? पूरा नहीं लेना हमको, क्यूमुलेटिव फिगर नहीं लेनी। क्लियर हो गया? तो रेवेन्यू में वही 12 लाख, कॉस्ट कितनी? 10 लाख। तो प्रॉफिट कितना? 2 लाख। तो ईयर 2 समझ में आ गया? ईयर 2। तो ईयर 3 अगर 2 हो गया है पक्का से, तो 2025 ईयर 3 आप आई थिंक सो अपने आप कर पाओगे। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन बिना कैलकुलेट करे बताओ कितनी आएगी 2025 में? हाँ, 100%, क्योंकि 3 साल बाद तो काम पूरा ही खत्म हो गया ना। वो आप चेक भी कर सकते हो, आप फॉर्मूले में पुट करके भी चेक कर सकते हो, 100 ही आना है आपका। ठीक है? तो आगे की कैलकुलेशन वही है, पहले क्यूमुलेटिव 1 2 3 मिला के उसमें से 1 और 2 वाला हटा देना, तो 3 वाला आ जाएगा। तो पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन चेक कर लो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो इधर आ जाओ। कॉस्ट टिल डेट भी अब 40 लाख है और टोटल कॉस्ट भी कितनी है? 40 है। तो 40 डिवाइडेड बाय 40, 100%। तो लिख लेता हूं मैं यहां पे फिर भी 40 लाख कॉस्ट टिल डेट प्लस 0, कॉस्ट टिल डेट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट 0 हो गई इंटू 100, तो ऑटोमेटिकली 100 आ गया। तो पहले क्यूमुलेटिव, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी लेनी है? टिल डेट 50 था ना, 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये हो गई तीनों साल मिला के टेक्निकली 50 लाख। इसमें से माइनस कॉस्ट टिल डेट 40 लाख, सही। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 10 लाख। लेकिन ये प्रॉफिट क्या है? ये तीनों सालों का मिला के है, ये है प्रॉफिट टिल डेट। इसमें से पहले आप कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर चुके हो? 8.5। अब ये 8.5 कैसे आया? ईयर 1 प्लस ईयर 2 कर लो, या फिर मैं एक और जुगाड़ बताऊं? एक और जुगाड़, पिछले साल आपने ईयर 1 और 2 का ये 8.5 लाख ऑलरेडी निकाल लिया था, है ना? या तो ये 6.5 और 2 लाख अलग अलग ऐड कर दो, या सीधा ये रहा ना, ईयर 1 और 2 का मिला के प्रॉफिट आपको पता ही है 8.5 लाख। क्लियर हो गया? तो कैसे भी कर लो, खैर वो तो खैर आपकी चॉइस है, बट अल्टीमेटली करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आ गया? कर सकते हो।
लेकिन मैंने सर जब डायरेक्ट काम हो सकता है तो आप लंबे तरीके से क्यों सिखा रहे हो? मन में आ रहा है ये? जब डायरेक्ट तरीके से हो ही सकता है, ये तो लंबा तरीका हो गया। अच्छा डायरेक्ट तरीका होगा तो कितना होगा बताओ? तो करंट ईयर में आप निकालो आपने और फर्दर कितना काम किया है। अभी तक पहले तक आप कितने परसेंट काम कर चुके थे? 67 कर चुके थे, अब 100% हो गया। तो और कितना परसेंट काम किया आपने? 33% किया है। तो डायरेक्ट करोगे तो कैसे होगा? 50 लाख का 33%, पहले तो ये हो गया, कितना आ रहा है? 1650। और करंट ईयर की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट हाँ, तो कॉस्ट टिल डेट ऊपर कितनी थी? कॉस्ट टिल डेट ऊपर कितनी थी? 40 थी। और आप नहीं कॉस्ट टिल 40 थी, और पिछले साल तक कितनी थी कॉस्ट टिल डेट? 25 लाख। ठीक है ना? तो करंट ईयर में कॉस्ट टिल डेट 40 थी और पिछले साल तक की कॉस्ट कितनी थी? 25 थी। तो आपने फर्दर और कितनी कॉस्ट इनकर करी? 15 लाख। तो फर्दर कितने मतलब आपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स निकाल लिए? 1.5 लाख। क्योंकि मेरा काम है सिखाना आपको, मेरा काम है दिखाना आपको। हाँ, और पीएनएल अकाउंट अगर मांग लेगा क्वेश्चन फिर तो आपको ये बाइफरकेशन करना ही पड़ेगा, है ना? यहां मैंने अगर पीएनएल अकाउंट मांगा है तो यू हैव टू शो द बाइफरकेशन, मतलब ये पता होना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया 16.5 लाख, इधर कॉस्ट कितनी आ गई? 15 लाख। अच्छा, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो 1.5 लाख ये 2025। तो यहां प्रॉफिट आ गया कितना आ रहा है? 1,50,000। दैट्स इट। ये है आपका डिग्री जो भी है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, जिससे आपका प्रॉफिट्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो हो गया डन। छुट्टी।